आरबीसी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। तो देखो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज के बारे में कि चेंज क्या होता है। मतलब किसी चीज में चेंज, जो चीज एक्चुअल है वो उसे बदल जाएगा, ये तो होता है ना चेंज। तो इसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप के चेंज। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और सेकेंड हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। तो देखो फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी हमारे पास सब्सटेंस बोल दो, ठीक है ना, कोई भी मैटर बोल दो, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सिर्फ वो बदले, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब जो बाहरी दिखने वाली चीजें ना सिर्फ वो बदले, ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। वहीं पर अगर केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाए सब्सटेंसेस की, या फिजिकल चेंज उसमें फिर हो या ना, फिजिकल स्टेट जो उसकी बदले या ना बदले, लेकिन केमिकल कंपोजिशन अगर बदल गई तो वो कौन सा चेंज हो गया, वो हो गया केमिकल चेंज। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कि एक पेपर है हमारे पास, पेपर को हमने दो हिस्सों में फाड़ दिया, ठीक है ना। तो ये फाड़ दिया, रहा तो वो पेपर का पेपर, फिजिकल स्टेट ही तो चेंज है, पहले बड़ा था, छोटे छोटे दो हिस्सों में बट गया। लेकिन वहीं पर अगर हम उस पेपर को बर्न कर दें तो हमें एक नया सब्सटेंस मिला ना वहाँ पर। तो इस तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिजिकल जो चेंज होता है इसमें हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता, और केमिकल जो चेंज होता है उसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। साथ ही में ऐसा भी कह सकते हैं कि फिजिकल जो चेंज होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। पेपर को हमने फाड़ दिया तो हम उसको वापस से अगर पेस्ट कर देंगे तो वापस पेपर मिल जाएगा, लेकिन अगर हमने पेपर को जला दिया तो हमें वापस से पेपर उससे नहीं मिलेगा। दैट मीन्स फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। और केमिकल चेंज की बात करें तो इरिवर्सिबल होते हैं और स्टेबल चेंज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, वाटर जो है अगर आइस की फॉर्म में है तो आइस से हम वाटर बना सकते हैं, वाटर से हम आइस बना सकते हैं। वैसे वाटर से हम वेपर्स बना सकते हैं, वेपर से वाटर, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में। लेकिन अगर हम बात करें कोल की, कोयला जो होता है, और ऑक्सीजन की, तो इन दोनों की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे कि हम अगर कोल को बर्न भी करवाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला और ऑक्सीजन दो अलग चीजें हमसे नहीं बनेगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि दूध से दही बनता है, ठीक है ना, तो दूध से दही तो बन गया, दही से दूध वापस नहीं बना सकते, तो कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। आयरन को रस्ट लग जाता है, रस्टिंग, जंग लगना लोहे को, है ना, तो अब लोहे को जंग लग गया, जंग से वापस लोहा तो नहीं बन सकता ना, तो ये क्या, एक नया सब्सटेंस भी, हमें रस्ट भी मिल रहा है प्लस वहां पर तो नया भी सब्सटेंस मिल रहा है, तो किस टाइप का चेंज हो गया, केमिकल चेंज। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखें, केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज हुआ ना वही क्या कहलाता है बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जो स्टार्टिंग में थी, रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो केमिकल सब्सटेंसेस थे जो हमने लिए वो तो हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट, ठीक है ना, और जो रिजल्ट हमें मिला, जो रिजल्ट हमें बन के मिला वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस हम लेकर चल रहे हैं वो रिएक्टेंट और जो हमें मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट। जैसे कि अगर इसी की हम बात करें, ये हमने स्टार्टिंग में लिया तो ये हमारा रिएक्टेंट और हमें मिला ये, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अभी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट जो है वो चेंज होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। अब आगे हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन वी बर्न कोल इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस। जब हम कोयले को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है जो कि एक गैस है। तो ये जो हमने बोला ना, ये जो हम अभी वर्डिंग्स जो यूज कर रहे हैं सब केमिकल रिएक्शन है। वहीं अगर इन वर्डिंग्स को हमने लिख दिया नोटेशन में, कोल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक वर्ड इक्वेशन हो गई। और अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, बहुत लेंथी सा काम हो जाएगा इक्वेशन लिखना, तो हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज कर लेते हैं, कॉल, ठीक है ना, ऑक्सीजन के लिए, और सिंबल्स हम यूज कर लेते हैं, कॉल कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के लिए ऑटो, और हमें मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कहलाती है, ये जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ना, ये क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। मतलब शॉर्टेंड मेथड होता है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, उसके फॉर्मूला और उसके सिंबल्स हम लिख दे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब रिएक्शन की जो कंडीशंस है हम वो भी लिखेंगे, भाई चेंज एनर्जी में हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी सारी चीज़ें हम वहाँ पर बता दें, तो ये हमारी पूरी क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। अभी हम कुछ जर्नल स्टेप्स देखते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले Symbols and formulas of reactants are written on left hand side and products on right hand side. Both are separated by arrow sign. कि जो
जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा जाएगा रिएक्टेंट हर बार, राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा प्रोडक्ट हर बार, और बीच में क्या दिखाया जाएगा, एक एरो साइन। अगर तो रिएक्शन रिवर्सिबल है तब तो हम दिखाएंगे इस तरह से डबल एरो टाइप, ठीक है ना, और अगर इरिवर्सिबल है देन दिस टाइप। रिवर्सिबल का मतलब समझते हो, जो वापस से बन सके, वही फॉर्म वापस से आ सके। उसके बाद जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा हैं तब हम उनके बीच में प्लस साइन का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर भी किया है, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है प्लस साइन, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है तो सिंपल, एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो मेन बात आती है, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन जो है वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड, मतलब जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में। कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, इधर भी एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी दो, ठीक है ना। तो रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे गैस हो गया, लिक्विड स्टेट हो गई, सॉलिड स्टेट, एक्वस स्टेट, जो भी उनकी स्टेट है वो सब हमें रिप्रेजेंट करनी होती है। जो इसी में देखें, सॉलिड स्टेट हमने बता दिया, ये गैसेस स्टेट के लिए हमें मिला, गैसेस स्टेट में इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखें 5th नंबर पॉइंट में क्या कहता है, कैटलिस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आर रिटन अबव द एरो। कि अगर किसी रिएक्शन में आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, कितना आप उसको हीट कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, ये सब बातें जो हैं, ये जो एरो है ना, इसके ऊपर लिखा जाएगा हमेशा। प्लस माइनस साइन जो है ये हम हमेशा यूज़ करेंगे हीट गेन करने के दौरान या हीट रिलीज करने के दौरान। अगर तो हमने हीट रिलीज, मतलब रिएक्शन में अगर तो हीट रिलीज हुई तब तो हम यूज़ करेंगे भाई प्रोडक्ट के प्लस में हीट। अगर हीट एब्जॉर्ब हो गई रिएक्शन में तब हम लिखेंगे प्रोडक्ट माइनस हीट। इसी चीज़ को आप रिएक्टेंट प्लस हीट करके भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट प्लस हीट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इसी चीज़ को, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन बेस्ड है, हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान हीट रिलीज हो जाए, बाहर निकले, वो तो कहलाएगी क्या भाई, वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, तो हमें प्रोडक्ट मिला प्लस हीट इसमें रिलीज हुई, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस हीट। अगर वो हीट यूज अप हो गई तो हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में माइनस ऑफ हीट हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। अभी देखो हमें कैसा पता चला कि हीट रिलीज हुई या हीट यूज़ हुई, तो उसके लिए देखो एक जर्नल सी बात, मान लो ये जो लाइन है ये डिनोट कर रही है रिएक्टेंट की एनर्जी को और ये लाइन डिनोट कर रही है प्रोडक्ट की एनर्जी को, और ये जो डिफरेंस है ये है एनर्जी रिलीज। तो अगर तो रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा है प्रोडक्ट से तब तो रिएक्शन बनेगी तुम्हारी कौन सी बेटा, तब तो बनेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से अगर रिएक्टेंट की हीट कम है और प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है तब कौन सी बनेगी तुम्हारी, प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा के दौरान कौन सी बनेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी बनेगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो देखो एक केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में एटम्स के नंबर हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो CH4 + 2O2 और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, CO2 और 2H2। अभी काउंट करते देखो, C के लिए, कार्बन के लिए काउंट करते हैं 1, ठीक है, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1। हाइड्रोजन के लिए देखो, अभी आपको ये जो बॉटम में है ये भी काउंट करने हैं, ठीक है ना, बॉटम में कितने, 4, ठीक है। इधर देखो ये ऐसे काउंट करने, देखो आगे हैं वो भी आपको लेके चलने, बॉटम में वो भी, 2 × 2 = 4 हो गए 4। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 × 2 = 4, प्रोडक्ट साइड देखो कितने, 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई कैसे बैलेंस करें। चलो ये तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, और कोई ऐसी इक्वेशन हो जो अनबैलेंस्ड हो, उसे बैलेंस करना। हमारे पास एक चॉइस है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए सोडियम + H2O, ठीक है ना, और हमें मिला NaOH + H2। अभी हमारे पास एक चॉइस है कि हम इसको काउंट करके डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम का एक मॉलिक्यूल है, इधर भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई, इधर हाइड्रोजन देखो 2 हैं और इधर कितने हैं, 2 + 1 3 हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सोचते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, इधर कितना है 1, ठीक है। अभी हाइड्रोजन दिक्कत दे रहा है, हाइड्रोजन इधर 3 है, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं हाइड्रोजन को इधर भी 2 कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन 2 कर दूँ, एक तरह से मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देती हूँ, Na+ मैं यहाँ पर कर दूँ 2H2O, और इधर क्या बन गया, NaOH + H2। अभी कितने, 2 × 2 = 4 हो गए, इधर अभी भी 3 है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से और बढ़ा दूँ मैं, यहाँ पर 2 कर दूँ, तो कितने हो गए, 2 + 2 4, और इधर भी कितने हो गए, 2 + 2 4। अभी एक और बात आती है, अभी तो इधर तो देखो
इधर तो भाई सोडियम 2 हो गए, तो इधर भी सोडियम 2 कर दो। ऑक्सीजन है 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 है, ये हो गया। लेकिन हर बार इतना सिंपली करना आसान नहीं है हमारे लिए, हर बार इतना नहीं कर सकते। तो एक और तरीका है जो हर इक्वेशन पर लागू होगा, ठीक है। ये जो छोटे से इक्वेशन थे हमने बहुत फास्टली कर दिए, कई बार इक्वेशन लेंथी हो जाती है तो हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरह से यूज़ नहीं कर पाते। तो चलो हम एक तरीका करते हैं कि जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसके आगे हम A, B, C और D इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। सोडियम के आगे A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। अभी हम इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखते हैं। देखो सोडियम की बात करें तो 1 × A कितना है A, प्रोडक्ट साइड देखें तो C × 1 C। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 × B 2B। इधर बात करें तो देखो C × 1 C हो गया एक तो, और D × 2 तो C + 2D, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कितना है भाई B × 1 B हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करें C × 1 तो C हो गया। अब इन सबको कंपेयर कर दो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो A = C, 2B = C + 2D और B = C। कंपेयर कर दिया हमने यहाँ पे। अभी हम जर्नल सा कुछ भी पुट कर लेते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पर पुट किया 1, सबसे शॉर्टेस्ट नंबर हम पुट करके देखते हैं। 1 हमने किया तो C = 1 है, यहाँ से C = 1 अगर हम इधर रखते हैं तो ये हमारे पास B = 1 और ये इक्वेशन रखने पर D हमें मिला 1/2। अभी हाफ तो हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। देखो A, B, C, D सारी वैल्यू लिख दी। अभी हम क्या करें इस पूरे नंबर को एक जैसा नंबर बनाने के लिए, कि अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से हम रेशनल नंबर में ना लिखे, सिंपल फॉर्म में लिखे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो 2 2 2 और ये हो गया 1। अभी सारे ये 2 2 2 और 1 ये सब हमने यहाँ पर रखा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो ये हमें क्या मिल गई, ये किस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। तो ये हमारा हो गया कि बैलेंस इक्वेशन कैसे कर सकते हैं हम। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।